Now, already we have solved the problem. See, theoretically, we have found out all the answers, that is U2, U3, and F1. Okay. Now, what we will do, like we are solving this problem by using the software. Okay, and we'll try to validate it. Okay, because अभी तक जो भी चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है is like चलो मैं इतना चीज़ तो बता रहा हूँ कि ओके जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, बट मेरे को वो चीज़ कहाँ कैसे समझेगा ना एग्जैक्टली कि जो भी आंसर मैंने फाइंड आउट किया है, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर जो सीख रहे हैं सो वो बिलीव कैसे आएगा. ओके राइट. सो वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थिंग. सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एपीडीएल. व्हाई आई एम डायरेक्टली नॉट गोइंग टू इनटू द एक्चुअली वर्कबेंच, बिकॉज वर्कबेंच कैसा है पता है, सिंपल थोड़ा सा है एंड वहाँ पे बहुत सी प्रोसेस को कट डाउन किया हुआ है. राइट. So if you try to understand the process properly na, so for that I will suggest the APDL. Okay. Now APDL, that stands for the ANSYS Parametric Design Language. Okay. अभी जो older versions थे like हम लोग जब काम करते थे, even when I was in college and after that even जब हम लोग शुरू में जब काम भी करते थे, at that time we were using the APDL actually. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, एपीडीएल को अगर आप देखोगे ना तो काम करने का मन नहीं करेगा. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट द यूजर इंटरफेस. ओके, बिकॉज जो एपीडीएल का यूजर इंटरफेस है ना, दैट इज क्वाइट बोरिंग एक्चुअली. दैट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट विंडो. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट कि उसमें कुछ मतलब ड्रॉबैक्स में हम लोग बहुत मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते थे. उसमें से सबसे पहला एक डिफिकल्टी ये था, इफ आई वांट टू डू अ 1D एनालिसिस, सबसे बेस्ट. If I want to do a 2D analysis, that is again a great thing. But whenever it comes to the 3D ना, that is quite difficult because उसमें modeling करना भी थोड़ा tough था. As well as उसका meshing वहाँ पे जो करना है ना, that is again a tough task वहाँ पे. So that is the reason why most of the time मतलब जाने के लिए कोई नहीं देखता था, वो पढ़ने के लिए कोई देखता नहीं था. Right? So we'll try to understand actually. But actually अगर आप देखने जाओगे ना, तो जो भी प्रोसीजर हम लोग ने सीखा है, वट एवर द प्रोसीजर आई हैव टोल्ड ना, वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एपीडीएल. एक्चुअली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट. ओके, सो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो एपीडीएल एंड यू विल सी मैकेनिकल एपीडीएल हो रही है. Now it is opening. This is an output window. मतलब जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, सो वट एवर द बैकग्राउंड पार्ट इज देयर, ऑल द कोड्स मतलब पूरा नहीं मिलेगा, बट वट एवर द प्रोसेस मतलब कितने मैट्रिक्स यूज किए हैं. ओके, देन व्हाट आई कैन से कितने एलिमेंट्स फॉर्म किए हैं वहाँ पे, कैसे प्रोसेस किया है. सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन द आउटपुट विंडो. ओके, actually there is some problem with this, so again I'll start with the same thing. Okay, fine, it was open actually. Okay, no issue. Okay, now this is the user interface for the APDL. now जैसे देख के ही आपको आइडिया आ गया रहेगा जो भी मैंने बोला कि इट लुक्स सो मच बोरिंग बिकॉज आई कैन सी अ ब्लैक विंडो ओवर हियर एंड आई कैन सी सम राइटिंग्स एंड ऑल दैट. तो उसमें कुछ ज़्यादा मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, बट ठीक है, नो इश्यू. ओके, एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड देन आफ्टर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू सॉल्व एक्चुअली ऑल द प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे यू विल सी द मेन्यू बार ओवर देयर. सो फाइल इज देयर, सेलेक्ट, देन प्लॉट कंट्रोल्स इज देयर. ओके, देन कुछ टूल बार्स है यहाँ पे. तो न्यू अगर आपको एनालिसिस करना है, ओपन करना है, सेव एज वगैरह करना है, ठीक है. देन दिस इज अ कमांड लाइन. जैसे ऑटोकैड में हम लोग कमांड कैसा यूज करते हैं, सो लाइक दैट यू कैन एग्जीक्यूट एनी कमांड फ्रॉम दिस कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन. ओके, देन देयर इज अ बटन कॉल्ड एज अ रेज हिडन करके. अभी नॉर्मली क्या हो जाता है पता है, जब भी हम लोग कोई भी एक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एक ऑप्शन जब हम लोग यूज कर रहे हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, उसका एक अलग से एक विंडो खुल जाएगा, एक पॉपअप खुल जाएगा. ठीक है, अभी जैसे एक मैशिंग का सपोज मैंने अगर खोल दिया एंड इफ आई ट्राई टू सिलेक्ट समथिंग ना, तो वो ना बैकग्राउंड में चला जाता है गलती से. इट हैपेंस लाइक
मिस्टेकनली वो हो जाएगा, बट आप लोग को ना समझता नहीं कि वो बैकग्राउंड में है, एंड इफ यू मिनिमाइज द थिंग ना वो दिखेगा नहीं, बिकॉज इसके साथ ही वो पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, राइट? सो एट दैट टाइम हम लोग को, एंड आफ्टर दैट अगर आप कुछ यहाँ पे परफॉर्म करने जाते हो ना तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है अरे यार हैंग हो गया करके ऐसा, बट वो हैंग नहीं हुआ है, उसका जो भी एक विंडो है वो बैकग्राउंड में चला गया, तो अगर उसको वापस लेके आना है जस्ट क्लिक ऑन दिस हिडन रेज हिडन करके, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट में आ जाएगा। ओके, देन यू विल सी सेव डीबी, रिज्यूम डीबी। अभी डीबी मतलब क्या है? दैट इज अ डेटाबेस। नॉर्मली जब हम लोग कोई भी एक फाइल जब देखते हैं, जैसे अभी ऑटोकैड में हम लोग कोई भी फाइल जब सेव करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट इज द एक्सटेंशन? दैट इज .dwg। सॉलिडवर्क्स में अगर है तो .sldprt। सो लाइकवाइज अगर आप APDL में कोई भी प्रोग्राम अगर सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन रहता है .db, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेटाबेस। ओके, सो अगर आपको डेटाबेस सेव करना है सो यू कैन सेव इट। रिज्यूम डीबी मतलब जहाँ पे आपने लास्ट सेव किया वहां से अगर आपको रिज्यूम करना है, यू कैन यूज द रिज्यूम डीबी। अब इसका यूज क्या था मैं आपको एक बता देता हूँ जिस क्या था। नाउ यहाँ पे ना एक सबसे और एक ड्रॉबैक जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, एंड इट वाज दैट कि अगर पूरे प्रोसीजर में अगर आपसे कोई भी मिस्टेक अगर हो गया, इन दैट केस यू कैनॉट अनडू इट। ओके, बाकी के सॉफ्टवेयर में हम लोग इजीली कर सकते हैं, ऑटोकैड में अनडू कर सकते हैं, सॉलिडवर्क्स में भी कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप अनडू कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो एट दैट टाइम व्हाट इज द ऑप्शन? जस्ट गो बैक टू द स्टार्ट मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करो, दैट वाज द ऑप्शन। और द सेकंड थिंग इज व्हाट? टाइम टू टाइम उसको सेव करते जाओ, जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव डीबी। तो जहाँ पे भी मिस्टेक होता है एट दैट टाइम यू कैन क्लिक ऑन दिस रिज्यूम डीबी, तो जहाँ पे आपने लास्ट सेव किया वहां से वो वापस आ जाएगा। इफ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट इट, राइट? देन यहाँ पे कुछ मेन मेन्यूज है। सो मेन मेन्यूज में इफ यू सी यू कैन सी अ प्री प्रोसेसिंग, सॉल्यूशन एंड पोस्ट प्रोसेसिंग पार्ट। अभी हम लोग ने जो प्रोसीजर देखा है उसको डिवाइड किया था मैंने 3 पार्ट्स में, प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। बताया था मैंने? नहीं ना? नहीं। ओके, नाउ नॉर्मली क्या हो जाता है, कोई भी जनरल थिंग लेने दो, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं जैसे अगर मुझे कुछ खाना बनाना है, ओके, सो हम लोग क्या करते हैं पहले पूरा प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, देन एक्चुअली कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट सर्व एंड ऑल दैट करते हैं, पोस्ट पार्ट, राइट? सो प्री में क्या आता है, सब इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है, ओके, देन मैरिनेट करना है एंड ऑल दैट, देन एक्चुअली प्रोसेसिंग में जो कुकिंग का पार्ट है, एंड देन आफ्टर दैट आपको उसको कैसे सजाना है एंड ऑल दैट, सो दैट इज अ पोस्ट पार्ट। सो सेम थिंग, जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे भी जो प्रोसीजर है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, द प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड द पोस्ट प्रोसेसिंग पार्ट। नाउ यू हैव दैट पूरा the what I can say the procedure. Can you divide that procedure into 3 steps? Now tell me, tell me, don't write down. Pre-processing element formation पर्यंत, element formation पर्यंत pre-processing. Okay. Solution मध्ये element matrix, global matrix आणि value foundation पर्यंत येईल, आणि त्यानंतर पोस्ट प्रोसेसिंग मध्ये टॅली होईल. ओके, element matrix pre-processing मध्ये first मध्ये global matrix formation from element matrix and then solution characterization and post processing मध्ये प्रोसेसिंग मध्ये geometry त्याची गोळा आपण जे इनपुट देणार आहे ते, त्यानंतर प्रोसेसिंग मध्ये फॉर्म्युला यूज करतो, कॅल्क्युलेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग मध्ये रिझल्ट. ओके, प्रोसेसिंग मध्ये गिवन डाटा असेल आपल्याला दिलेला, आणि प्रोसेसिंग मध्ये मेन आपण फॉर्म्युला यूज करतो, आणि पोस्ट प्रोसेसिंग मध्ये आन्सर. ओके, So geometry material discretization comes pre-processing, then element matrix and global matrix and boundary condition in your solution, and solution and results in your post processing. Geometry and geometry material जो भी है सिलेक्ट करने के वो प्री प्रोसेस में आएगा,
and then element meshing, element matrix equation comes under process, and then after that solution is the post. Okay. चलो हर एक ने अपना व्यू दे दिया है, ठीक है. एंड एक बार क्रॉस चेक आप लोग मतलब हम लोग कर लेते हैं एक बार में, ठीक है. मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट आई शो यू समथिंग एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज द थिंग कि लाइक उन लोग का सही है कि राइट रॉन्ग है. ओके चलो. नाउ कैन यू सी ओवर हियर प्री प्रोसेसिंग इज देयर, सॉल्यूशन इज देयर एंड पोस्ट प्रोसेसिंग इज देयर. तो एक्चुअली ये मैंने पहले क्यों बताया पता है एपीडीएल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ईच एंड एवरी स्टेप है ना प्रॉपर्ली दिया हुआ है एंड यू हैव टू फॉलो दैट थिंग, राइट. सो इफ सपोज मैं प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेता, इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, what options you can see? Loads वगैरह दिया, element loads, materials, modeling, meshing. Discretization the pre-processing. See, चलो एक बार हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि what is there in that, okay, and then after that वो आंसर की तरफ आते हैं. The first one is the element type. That is related to discretization. Actually, that is not a discretization actually, but यहाँ पे कैसा होता है पता है, जो element matrix equation हम लोग को जो selection करना है, okay, so that will be done in the element type itself. Okay, so मतलब जैसे अभी हम लोग ने बोला कि step bar का अगर problem है, so I'll take that equation EA upon HE and so and so. If it is a thermal वाला problem, then I'll take a K upon HE and then so that. Okay. So that is an element type. So how to decide the element type? So that will be done in this one. Then your material is there. Obviously हम लोग का material part. Then your modeling. So means geometry. Geometry हो गया, material हो गया. Meshing is nothing but discretization. EME, GME that comes with this one element type. And loads is for boundary condition. Now can you tell me pre-processing में क्या क्या आएगा? सब कुछ आ रहा है. Geometry, material, meshing. Exactly. The geometry, the material, the meshing, EME, GME, and boundary condition. That will be pre-processing. Then the solution part means calculation part that will comes under processing. Normally हम लोग processing को solution भी बोलते हैं, processing और solution, because only solution will be there, and that is a completely automatic phase for software. Don't have to do anything. Okay, and post processing mein it will be general post processing like results and all that comes under the post processing. So is it clear? Geometry, modeling, meshing, EME, GME and boundary condition, pre processing, solution is processing, and then post processing. Is it clear? Yes. Okay. Now एक काम करते हैं हम लोग. Okay, I'll finish this thing actually. पूरा ये बता देता हूँ overview क्या है वो, and then after that I'll come to the procedure. ठीक है? So this is the main menu. So like how to proceed. So that we have to decide from here. Fine. Then
दिस इज नथिंग बट योर वर्क स्पेस, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा जो भी ड्राइंग एंड वट एवर द एनालिसिस इज देयर, ये पूरा हम लोग वर्क स्पेस में कैरी आउट करने वाले हैं. देन यहाँ पे हम लोग को एक कमांड करके आता है. नॉर्मली ऑटोकैड में जो कमांड लाइन है, ओके, सो क्या एक्चुअली यूज है कमांड लाइन का, वहाँ पे आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं कमांड, एज वेल इट विल गाइड यू कि अभी फर्स्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. तो सेम वे यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, लाइक जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके बारे में हेल्प करने के लिए दिस विल बी वेरी यूजफुल. ओके, देन यहाँ पे आपके बाकी ऑप्शंस लाइक आपको व्यू कैसे देखना है, ठीक है, देन जूम इन जूम आउट वगैरह, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज ऑल दिस ऑप्शन. सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द यूजर इंटरफेस. मैं एकदम डिटेल में इसके साथ लाइक नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन दैट इज अ वास्ट सॉफ्टवेयर, राइट. सो बेसिकली हम लोग जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई जस्ट मैंने एक ओवरव्यू किया है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन मेन्यू बिकॉज यहाँ पे जो भी हम लोग का काम है दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. तो APDL में जब भी आप कोई भी एनालिसिस करोगे एट दैट टाइम एक जनरल प्रोसीजर है, जनरल स्टेप्स है. ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो दिस थिंग. दीज आर जनरलाइज्ड स्टेप्स. तो एक बार याद रखो चाहिए तो, या फिर इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन आल्सो. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू गिव अ प्रेफरेंस. नाउ व्हाट इज अ प्रेफरेंस एक्चुअली? प्रेफरेंस में आपको कौन से टाइप का एनालिसिस करना है, विच सॉल्वर यू हैव टू यूज, वो हम लोग क्या करते हैं, मेरा प्रेफरेंस में हम लोग यूज करेंगे. ओके, वी हैव अ स्ट्रक्चरल, we have a thermal, we have a fluid, we have a electromagnetic. Okay, normally 4 टाइप के सॉल्वर्स आते हैं. as this is the basic, मतलब बहुत पुराना वाला है, so that's why it is using 3 solvers: mechanical solver, the CFD solver and then the electromagnetic. and एक fourth one आता है, that is the LS Dyna करके आता है. ठीक है, वो अलग से है. will like I'll explain you in that workbench वाला जो है ना, and then I will explain you like exactly क्या है वो. Okay, fine. So if you want to do the structure analysis, इसको खाली टिक मार्क कर दो. Okay, so अभी बचे हुए जितने भी options है, all the materials are there, then elements है, तो accordingly अभी structural के हिसाब से आएंगे. Normally materials filter हो जाएंगे, material properties जो है, so whatever the required for the structure analysis, उसके हिसाब से अभी filter हो जाएंगे. Okay, so first is your preference, then the next step is your element type. Okay, element type में हम लोग क्या करते हैं, we are deciding the elements exactly, कौन सा element कहाँ पे कैसे use होने वाला है, so that we are deciding in that. Then next step is a real constants. Okay, रियल कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, वी आर गिविंग एरिया और थिकनेस अगर हम लोग को डिफाइन करना है, सो दैट विल बी डन इन द रियल कांस्टेंट. देन द नेक्स्ट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टीज. मटेरियल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट एवर द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आर देयर, सो वी विल बी डिफाइन अकॉर्डिंगली. सो जैसे अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस है तो स्ट्रक्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज योर यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो. वो दोनों अगर डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज अ मॉडलिंग पार्ट. सो व्हाट एवर द ज्योमेट्रीज यू वांट टू क्रिएट, आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू क्रिएट पॉइंट्स, इफ यू वांट टू क्रिएट लाइन, एरिया, वॉल्यूम, वट एवर इट इज, यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग द मॉडलिंग. ओके, देन द नेक्स्ट इज अ मैशिंग. Okay, meshing में हम लोग क्या करेंगे, we will do the discretization or dividing the given domain into number of subdomains, right? So that things we'll do in the meshing. Then after that loads. So whatever the desired load is there, you can apply over there. Okay, then next is a solution, and that solve. You can say write down solution only. Okay, and then the last one, that is a result. Solution and result मैंने generalized बोला है because whatever the steps we have to perform ना, तो वो detail में हम लोग देखेंगे, so no need to write down, but this is a generalized step.
तो ये एक एक आपको क्या करना है, फॉलो करना है. So while solving any type of problem, whether it is a structural problem, vibration problem or thermal problem, you have to follow these steps. Clear? Yes. चलो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग का बेसिक जो हम लोग ने स्टार्ट किया था जो एग्जांपल के साथ में. So we start from that example and check कर लेते हैं कि what results we are getting. So what was the problem? There was a step bar which will be having a 2 steps. 50 and 40. The diameter is 50 mm. Okay. This is 40 mm. This length is 150. This is 100. This bar is subjected to a load of 5 kilonewton. Okay. Then fixed support है यहाँ पे. Young's modulus, it is 210 gigapascal. And E2 is 180 gigapascal. Alright, so shall we start then? Okay, now what is the first press step? So The preference. Okay, I'll go to the preference and select the structure analysis. Okay, then what is the next? Element type. So just expand this element. Again there are so many options like add, edit, switch element type अगर करना है. If you want to add a degrees of freedom तो आप उसमें add on कर सकते हो, remove कर सकते हो, whatever it is. So हम लोग को यहाँ पे add करना है. So I'll click on this add, edit, delete. जैसे मैंने यहाँ पे add, edit, delete कर दिया, now एक another dialog box has been come. and अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, none defined, मतलब अभी तक हम लोगों ने कोई भी element define नहीं किया. So we have to define this thing. So how to do that? Just go to the add. अभी यहाँ पे आप देखोगे, so you will see पूरा एक वापस एक नया विंडो खुला है और एक से नया एक बॉक्स खुला है. And in that you can see different elements over there. अभी यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं हम लोग को. The link is there, beam, pipe, solid and shell करके दिख रहा है. What is a link element? अभी कैसे है पता है, जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यूज करते हैं. अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे ट्रस का अगर कोई एनालिसिस करना है, in that case I'll go with the link function. Okay, because that is made up of different links, तो जिसमें area and all that you can assign. Okay, then अगर कोई step bar problems है या फिर beam problems है, so in that you can go with the beam option. Fine. Then अगर hollow parts है या फिर piping analysis अगर आप कर रहे हैं तो आप pipe के साथ जा सकते हो. Then if you want area, then solid. Okay, so solid में you can see all these things like 8 noded, 9 noded, axis symmetry and all that. हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे later on. ठीक है, I think मैंने डिस्कशन की है 1D, 2D and 3D के बारे में. Okay, करेंगे एक बार डिस्कशन हम लोग प्रॉपरली करते हैं, because even उसका मॉडलिंग जब करेंगे at that time I'll explain. Okay, then the shell. Okay, shelling अगर आपको करना है, so hollow parts वगैरह रहेंगे, so in that case you can go with the shell option. मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है accordingly you have to decide your element, right? So यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम था कि हम लोग को याद रखना पड़ता था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, राइट? एंड अभी अगर आप देखोगे ना तो अभी तो मतलब लाइक लिस्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट पुराने टाइम पे ना इट वाज अ बिग लिस्ट. एंड जब ये ऐसा रहेगा कि यार ये क्यों, ये यही क्यों, ऐसा क्यों, व्हाट इज दैट, तो इतना बहुत डिफिकल्टी आ रहा था उसमें. बट नाउ इट इज ओके, फाइन, राइट? बहुत कम कम एलिमेंट्स है इसमें, सो वी कैन यूज दैट एलिमेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पे तीनों टाइप के एलिमेंट्स हैं, लाइक लिंक एंड बीम, जैसे मैंने बोला स्टेप बार एंड ऑल, प्लस देन एरिया वाज देयर आल्सो एंड वॉल्यूम वाज आल्सो देयर. ओके, सो 1D, 2D एंड 3D एनालिसिस तीनों भी हो जाएगा. नॉर्मली क्या हो जाता है FEM में, वी आर कंसीडरिंग 3 टाइप ऑफ एनालिसिस, द 1D, द 2D एंड द 3D एनालिसिस. 1D means what? It will be a line elements, only line, the unidirectional, एक ही डायरेक्शन में. 2D we will consider the area and 3D we will consider the volume. Okay, now तो इसके लिए हम लोग ने फिर यहाँ पे ये जो दो फर्स्ट टाइप है, these are related to your 1D, whereas solid is related to 2D, shell and all that is related to 3D. Is it clear? जो भी इसका डिटेल में मेशिंग है that we will discuss again. So now what is our problem?
step bar problem. So कौन सा type का करोगे आप? It will be a beam type. Now I'll click on the beam. I can see 3 different again. So 3D, if you want to go at the 3D, you can go with this one. But if you want to go for a 1D analysis, in that case there are 2 options: the 2 node 188 and the 3 node 189. Now, what is the meaning of this 2 nodes and 3 nodes? Okay, so again we'll discuss on that thing. So जैसे मैंने बोला कि like 1D analysis is there, no? So normally this is a line. Okay, अभी 1D में again हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप के एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं: the linear, cubic and quadratic. Okay, linear means what? There will be 2 nodes and 1 element. So यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ, now suppose this is a node, this will be the element. So this line will be having 2 nodes and only 1 element, then it is called as a linear. Then the next one, that is a cubic. Cubic में क्या होगा? 3 nodes and 2 element. मतलब यही same line, but इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 parts में divide कर रहा हूँ. Suppose this total length is 100. So cubic में what I'll do? It will be a 50 का 1 element and 50 का another element, right? So 1, 2 and 3. So 3 nodes and 2 elements. This is called as a cubic. And the third one, that is a quadratic. Quadratic में क्या हो जाएगा? There will be 4 nodes and 3 elements. मतलब 100 का अगर line है, so 33, 33 and 33. So whatever it is. So it will be having 1, 2, 3 and 4 nodes and 3 elements. Fine. Okay. Now जैसा हम लोगों ने इनिशियली बोला है कि जितने ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे उतना क्या है, मेरा जो एक्यूरेसी वो बढ़ेगा. हम लोगों ने बात किया था एरर के बारे में. सो एट दैट टाइम आई सेड ओके, देयर आर सो मेनी मेथड्स फ्रॉम दैट वी कैन रिड्यूस द एरर. एंड उसमें से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करो. ओके, तो अभी यहाँ पे अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 1D में एक्यूरेसी थोड़ा कम है कंपैरेटिवली. आई कैन गेट इट इन द क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक में मेरा लाइक और एक्यूरेसी बढ़ेगा. ओके, बट वही बात है कि जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उतना सॉल्विंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? सो एक्चुअली ये जब एलिमेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट्स. ओके, एंड अगर थ्रू आउट द एलिमेंट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट जो भी चेंज हो रहे हैं, व्हाटएवर द डिस्प्लेसमेंट इट इज देयर, व्हाटएवर द स्टेट इज देयर, वो अगर मुझे जानना है, सो फॉर दैट आई नीड टू डिराइव अ शेप फंक्शन. सुना है शेप फंक्शन के बारे में? ओके, सो ईच एंड एवरी टाइम आई नीड टू फाइंड आउट द शेप फंक्शन. तो अगर आप उसका कैलकुलेशन करने जाओगे एट दैट टाइम, इसके लिए उसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है. आई नीड टू फाइंड आउट phi1 and phi2. दैट इज एकदम बेसिक वाला है. ठीक है, x bar upon h and 1 minus x bar upon h. ठीक है, वही चीज इसमें जाओ तो अगेन आई नीड टू फाइंड आउट 3 डिफरेंट phi1, phi2, phi3. एंड इसको जब सॉल्व करने जाओगे देन इट इज लाइक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली. जितना लाइक एक्यूरेसी तो बढ़ेगा बट इट विल टेक अ टाइम. ऑब्वियसली मेशिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मेशिंग अगर कम करते हो, ओके, सॉरी मतलब एलिमेंट साइज अगर ज्यादा रखते हो देन टाइम कम लगेगा. एलिमेंट साइज अगर कम रखते हो तो टाइम ज्यादा अकॉर्डिंगली ज्यादा. दैट्स व्हाई आई सेड कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो ये वही चीज है. व्हाट इज टू नोडेड? Only 2 nodes means कौन सा element? It is a linear element. Whereas 3 node में क्या आएगा? It will be a cubic. Clear है? So we'll start with this one. दोनों भी लेते हैं time pass में. So I'll go with the say apply and one more I have to add. So ये वाला भी add कर लेते हैं and then okay. मैंने 2 क्यों ऐड किया? बिकॉज हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेप अलग है, सेकंड स्टेप अलग है. सो व्हाट आई विल डू, एक के लिए 188 मतलब 2 नोडेड यूज करते हैं, एक के लिए 3 नोडेड यूज करते हैं. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. वंस यू फिनिश क्लिक ऑन क्लोज. क्लियर है? द बीम एलिमेंट टाइप. देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? द रियल कांस्टेंट्स. सो आई विल गो टू द रियल कांस्टेंट, add, edit, delete.
अभी क्या बोल रहा है वापस, नॉन डिफाइंड मीन्स नथिंग इज देयर, सो अगेन ऐड. किसके लिए ऐड करना है, सपोज फर्स्ट वाले के लिए करना है. ओके, व्हाट इट इज सेइंग, the beam oriented element does not require any real constant. Actually real constant का मैंने ये बोला था कि we are giving the area and the thickness. But अभी कैसा है, I have a different area actually. And actually beam में कैसा होता है पता है, beam में we are not considering area actually, we are considering the cross section, and based on that the area will be automatically calculated. But link and all that है ना, तो वहाँ पे directly area ही define करना पड़ता है. So accordingly it will solve. So that's why जब भी आप कोई भी truss problem solve करोगे, at that time you have to give the real constant. But whenever it comes to the beam वाला, okay, at that time no need to define any real constant. Instead of that हम लोग हमारे जो प्रोसीजर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, and in that we will add the sections. Okay, so right now I'll close it because both the elements are beam 188 type, so no need to define any real constant. So what is the next step, material properties. So material properties में again if you want to access the library तो आप access कर सकते हो. Then material models, normally हम लोग generally we are going with this option, that is the material models. Okay, जैसे मैंने मॉडल पे क्लिक किया, now I can see something over there. So I can see क्या available models है, उसमें एक फेवरेट करके और एक स्ट्रक्चरल है. अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल प्रेफरेंस दिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वो स्ट्रक्चरल दिखाई देगा, otherwise it will show thermal also. Okay, I'll go with the structural. I'll click on this one. Now I can see a linear, non-linear, density, thermal expansion, damping, friction coefficient and specialized material. अभी इसमें एग्जैक्टली क्या है, अभी यहाँ पे हम लोग के पास दो मटेरियल्स रहते हैं, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर टाइप मटेरियल है. ठीक है, पता है डिफरेंस क्या है? ओके, ना हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन का ऑलरेडी पढ़ा है, सो हमने पढ़ा है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप विद इन द इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाता है. उसका मीनिंग क्या है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा. नाउ अगर मेरा मटेरियल इफ इट इज अ लीनियर मटेरियल देन इट विल फॉलो दिस रूल. जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, इफ यू अप्लाई एनी लोड ओवर देयर, एक साइड से फिक्स्ड है एंड अगर आपने उसको पुल कर दिया, एट दैट टाइम द स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड एंड द डिफॉर्मेशन विल बी देयर. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट नॉन लीनियर एलिमेंट अगर है, नॉन लीनियर मटेरियल्स अगर है, सो इन दैट इट विल डोंट फॉलो दैट लॉ. मतलब थोड़ा स्ट्रेस डेवलप होने पे देयर विल बी अ लार्ज डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन लीनियरिटी. ओके, सो दैट इज अगेन एन चैलेंजिंग टास्क. मतलब जब भी हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं एट दैट टाइम ये चीज को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि मटेरियल नॉन लीनियर है कि नॉन लीनियर है. सो अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्ट का जो भी पार्ट है या फिर असेंबली का जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी अफेक्टिंग. ओके, इफ यू वांट टू ऐड एनी डेंसिटी, नॉर्मली डेंसिटी हम लोग है ना वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए ऐड करते हैं. सो इफ यू वांट टू ऐड दैट थिंग, देन थर्मल स्ट्रेसेस अगर कैलकुलेट करना है, सो यू कैन गो विद द थर्मल एक्सपेंशन. डैम्पिंग देना है, देन फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट या फिर कोई स्पेशलाइज्ड मटेरियल जैसे गैस्केट्स एंड ऑल दैट रहते हैं. पता है गैस्केट्स के बारे में सुना है कभी? पाइपिंग्स में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं गैस्केट्स. दोज आर कंसीडर्ड एज अ स्पेशलाइज्ड मटेरियल. तो अभी के केस में व्हाट वी आर कंसीडरिंग दैट आवर मटेरियल इज लीनियर. सो आई विल क्लिक ऑन द लीनियर. ऑब्वियसली इलास्टिसिटी हम लोग को देखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, so that's why I'll go with the elastic. Now again I can see some types over there: isotropic, orthotropic and anisotropic. What is the meaning of this? One direction. Okay. Isotropic means all elements go in one direction, and orthotropic means elements in anisotropic means elements goes in all directions. Okay. Or orthotropic means opposite directions. Okay. Anisotropic मध्ये different
डिफरंट डायरेक्शन मध्ये प्रॉपर्टी व्हॅल्यू आणि आयसोट्रॉपिक मध्ये सगळ्या डायरेक्शन मध्ये प्रॉपर्टी सेम Also, any other view? Okay. Isotropic means what? The material properties in all direction will remain same. Orthotropic means only perpendicular direction में. Okay. And the anisotropic means what? In all direction, all the material properties will be different. The x में अलग रहेगा, all the direction में it will be a different. तो अभी तक हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि in all direction my material properties are same. So I'll go with the isotropic. जैसे मैंने isotropic क्लिक किया, I can see two things, Ex and PRXY. Ex is nothing but Young's modulus, PRXY is nothing but the Poisson's ratio, right? So जो भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, so वो कन्वर्ट करके करना पड़ता है. So 210 गीगापास्कल है, उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग. So it will be how much? 210 into 10 raised to 3 या फिर 2.1 into 10 raised to 5. 2.1 is 6 ना? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 5 mm square. हाँ 5. आपल्याला कोई काय टाकलं हाँ 2.1 but 10 raised to 3 or 5. 210 into 10 raised to 3, 2.1 into 10 raised to 5. So how to do that? 2.1 e 5 माइनस में देना है तो माइनस, प्लस में देना है तो प्लस. एंड पॉइसन्स रेशियो, इफ यू वांट टू ऐड द पॉइसन्स रेशियो वैल्यू डाल सकते हो. इफ यू डोंट वांट जस्ट कीप इट ब्लैंक. आंसर्स में ब्लैंक का मतलब है 0. सो अभी फिलहाल इसके लिए मैं ब्लैंक ही रखता हूँ. सो यहाँ पे वो बोल रहा है तो PRXY will set to 0.0. Okay, fine. Now this is the first material model. अभी और ऐसा एक क्या और एक है. Okay, so how to do that? Again go to the material, new model. ID is 2. Okay, fine. Now again the same thing. इसमें भी वही linear, elastic, isotropic. So again isotropic. What is the value? 1.8 E 5. Poisson's ratio I'll keep it 0.25. चलेगा, कोई इश्यू नहीं. क्लियर? दोनों मॉडल्स हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया. एंड आई विल क्लोज इट. देन द नेक्स्ट थिंग, बिफोर गोइंग इनटू द मॉडलिंग, बीम के लिए वी हैव टू डिफाइन द सेक्शंस. ओके, सो हाउ टू डू दैट? जस्ट गो टू दिस सेक्शन. नाउ कौन से टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर बीम ना, बीम टाइप. सो जस्ट एक्सपांड दिस बीम एंड यू कैन सी कॉमन सेक्शंस ओवर हियर. मतलब कुछ प्री डिफाइंड सेक्शंस है, आपको क्या करना है कि उसमें खाली उसके वैल्यूज ऐड ऑन करना है. सो आई क्लिक ऑन द कॉमन सेक्शंस. यू विल सी द बीम टूल ओवर हियर. फर्स्ट इज आईडी, तो मैं उसको 1 देता हूँ. नेम, अगर आपको लिखना है वहाँ पे नाम तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू राइट एनी नेम. देन यू कैन सी अ सब टाइप. जैसे मैंने बोला कि कुछ प्री डिफाइंड वहाँ पे सेक्शंस है, तो यू कैन सी रेक्टेंगुलर सेक्शन, पॉलीगोनल है, देन सर्कुलर है, देन हॉलो वाला है, पाइप जैसा है, सी सेक्शन, आई, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप ले सकते हो. अभी हम लोग को कौन सा है डिजायर्ड? सर्कुलर सेक्शन. सो आई क्लिक ऑन द सर्कुलर. ओके, देन व्हाट इज द रेडियस? 50 is the diameter, so radius is 25. So I'll put 25. I'll say apply and preview देखते हैं एक बार कि बराबर है कि नहीं. So it will give us a complete information. What is the area? Then आपका moment of inertia, x, y, z कैसा है, each and everything. Then centroid and all that. All the information will be given. Okay, and you will see 25 and 25. So plus 25 minus 25. So total is how much? 50. So diameter is okay, fine. Clear? Yes. Any doubt? Okay. Then we have to assign the second cross section, 40 wala. 40. So just change the ID, make it 2. Change हो गया देखो. Now the subtype has been changed. Just again I'll select the circle. What is the value? It is 20. 20. Again I'll say apply and preview. 20 and this is the 20. So total is 40. Clear? Once you finish, click on OK. Is it clear? Sections कैसे define किए?
Then what is the next step? The modeling part. Now modeling में you can see create. So जो भी आपको creation करना है तो आप create कर सकते हो. Operate जैसे boolean operations and all that, so you can do it over here. Move and modify अगर करना है, copy करना है, delete अगर करना है, so you can do it from different options. Okay. Now we are interested in the create first. So I'll go to the create. Now you can see a key point, line, area, volume, nodes and elements. Circuit and transducer, this is for electrical. चलो. Now we'll discuss about this thing. Key points मतलब कोई points अगर आपको plot करना है तो you can go with the key points. Lines create करना है तो if you want to create any area, solid अगर volume चाहिए, 3D तो volume. Nodes is again point and elements are again sort of lines. Point and line. Now आपको कुछ odd नहीं लगा कि key points and lines भी है, as well as we have a nodes and elements also. तो बोलोगे कि दो बार points क्यों आ गए, as well as दो बार lines क्यों आए. Okay. Now there is some rule actually जिसके लिए ये actually हम लोग use करते हैं. क्या है पता है? Whenever we have to assign any cross section, at that time जो भी आप model बनाओगे, now we are talking about the 1D only. Okay. So whenever we are assigning cross section to the whatever the geometry is there, at that time you have to go with the key points and lines. मतलब beam element जब आप solve करोगे, at that time जो भी model create करना है key point and line से create करना है. Whereas जो भी link type of elements है, मतलब जो भी truss हम लोग को problem solve करना है, at that time you have to go with the nodes and elements, because for nodes and elements you cannot assign the cross sections. Clear? Key points and lines कहाँ पे, जहाँ पे cross section assign करना है वहाँ पे, and जहाँ पे directly area हम लोग ने define किया link elements and all that, then you can go with the elements and nodes. तो अभी के केस में हम लोग कौन सा use करेंगे? The key points and the lines. Okay. So we'll go with the key points. तो key point में again working plane पे करना है, किसी line पे अगर create करना है, ठीक है, तो create कर सकते हैं, या फिर सबसे best option है inactive CS, मतलब coordinate systems के साथ हम लोग क्या करेंगे, define करेंगे. So I'll go with the active CS. Now वो बोल रहा है create key point. So key point कौन सा numbering है, so that you have to give. So I'll give the first number. Then location क्या है, we are considering that it is from origin, so value will be 0 0. I'll keep it blank because ANSYS में blank is nothing but your 0. Right? Then second node, what are the points? 150, 0 and 0. I'll put 150 over here. Rest of the things I'll keep it blank. Apply. And then third one, this is 250. Again, okay. Can you see 1, 2 and 3 nodes? Is it clear? In active coordinate system, just put the values over there. Then इसको भी join कैसे करना है? By using the lines. So how to do that? Go to the lines. Again यहाँ पे line भी बना सकते हो, arc बना सकते हो, या फिर splines बना सकते हो. So I'll go with the lines. That will be a straight line. So select first point, second point, again second point and third point. First to second पहला line, second to third, second line. Clear है? Any doubt? Then हो गया हम लोग का geometry ना, because lines and points ही था. So already we have done. Now what is the next step? The meshing. Okay. Now before going into the meshing, पहले हम लोग को क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है यहाँ पे कि हर एक लाइन के लिए कौन सा क्रॉस सेक्शन है, दैट वी हैव टू डिफाइन. सो हाउ टू डू दैट? जस्ट गो टू द मेशिंग, गो टू दिस मेश एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स हम लोग को डिफाइन करना है. सो गो टू द मेश एट्रीब्यूट्स. अभी कहाँ पे करना है? की पॉइंट पे करना है, लाइन पे करना है, एरिया पे करना है, या फिर वॉल्यूम पे करना है. वी हैव टू असाइन द क्रॉस सेक्शन ओवर द लाइन. सो आई विल गो विद द पिक लाइन्स. ऑल लाइन के तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, whereas पिक लाइन मतलब मैं एक एक इंडिविजुअली सिलेक्ट करूंगा. सो आई विल गो विद द पिक लाइन. वो बोल रहा है पहला लाइन पिक करो. आई विल सिलेक्ट दिस वन.
and I'll say apply. तुम बोल रहे देखो pick or enter a line for the attribute assignment. मैंने select किया and I'll say apply. Okay. What is the first one? Material number. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो you will see दो materials, 1 and 2, दो define की. What is our required? 1. Real constant? None defined क्योंकि जरूरत नहीं था. Element type, again there are two types, 188 and 189. So I'll go with the 188. And cross section, again there are two things. So I'll select the first one. Okay. I'll say apply because एक बार और apply करना है हमने. तो जैसे अगर आपको continuously काम करना है, just click on apply and once you finish, say okay. Okay. Now we'll assign the cross section to second one. Apply. यहाँ पे material number 2. Real constant, no, not necessary. 2. Beam. And then section is again 2. Okay. Clear it? How to assign the cross sections? Mesh. Now what is the next one? The mesh. So how to do that? Go to this mesh. किसको करना है meshing? Lines को meshing करना है. So just go to the lines. यहाँ पे अभी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. अभी actually there are two different elements. इसको meshing में combine करना है. Actually यहाँ पे थोड़ा उल्टा procedure है. Whatever the elements we have created ना उसको combine करके एक ही color में लेके आना है. So how to do that? Pick all. आ गए एक कलर में. एक बार देखते हैं कि सही से हुआ है कि नहीं. Whatever the cross section हम लोग ने लिया था वो apply हुआ है कि नहीं एक बार check कर लेते हैं. How to do that? Just go to the plot control, style, size and shape, and that ये option दिख रहा है display of element. Right now it is off. Turn it on. Nice. Fine. What is the next step? Load. Now the meshing is done, no? Now the loads. So I'll go to the load. Then define loads. अभी हम लोग को define करना है. So define में कैसे करेंगे? If you want to apply, so apply करो. अगर आपको delete करना है ना, okay. One more thing. Modeling में भी अगर आपने create किया and if you have committed some mistake, आप उसको delete कर सकते हैं. Like if you want to delete any key point, any line, you can delete that thing. But उसके बाद meshing and all that you cannot undo it. Okay? Then say same thing. अगर मैंने गलती से कोई load गलत जगह पे कोई apply कर दिया, at that time यहाँ पे delete का option है. So from that you can delete it and again you can reassign. Okay, fine. Now the apply. Now कौन से type का है हम लोग का structural. So structural में I can see for displacement, the force or a moment, pressure, temperature, inertia. So whatever you want you can define it. Okay. So हम लोग का condition क्या है? On this side there is a fixed support. Means कौन से type का आएगा? Displacement. And on the other side there is a force. So कौन सा आएगा? Force or moment. So go to the displacement. कहाँ पे define करना है? On key points. अभी यहाँ पे वो चीज देखना पड़ता है कि आपने क्या define किया. Key point define किया और node define किया. Okay. So right now we have defined the key points. Click करो and say apply. Okay. Now यहाँ पे वो बोल रहा है कि DOF to be constrained हम लोग को define करना है. So पहला option है all DOF मतलब all the degrees of freedom. 3 translational, 3 rotational will be restricted. But अगर आपको individual करना है जैसे अगर roller support है तो roller support में UI will be restricted. Right? So अगर individually करना है तो आप यहाँ से उसको restrict कर सकते हो. But if you want to give a fixed support then all DOF. देन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू करके पूछ रहे हैं. अभी नॉर्मली ऐसा रहता है देखो कभी कभी हम लोगों ने ना प्रॉब्लम जो सॉल्व किए ना थर्मल एक्सपेंशन वाले. तो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या करते थे कि जो एंड है बाउंड्री उसके आगे एक और बाउंड्री रहेगा एंड दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा. मतलब जैसे मैं हीट अप करता हूँ तो अप टू दैट वैल्यू इट कैन बी एक्सपांड बट आफ्टर दैट इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड. सो दैट इज अलाउड डिस्प्लेसमेंट. मतलब उतना वैल्यू में उसको अलाउ कर रहा है. सो अगर वो देना है सो यू कैन डिफाइन इट. बट अभी के लिए हम लोग को कोई नहीं चाहिए बिकॉज हम लोग को फिक्स सपोर्ट है. सो आई विल से ओके एंड देन नेक्स्ट वी हैव टू असाइन द फोर्स. सो दैट इज अगेन ऑन द की पॉइंट ऑन दिस पॉइंट अप्लाई. अभी यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? fx, fy, fz, देन मोमेंट xy, x, y एंड z. अभी हम लोग का फोर्स कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में. सो आई विल गो विद द fx. इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके.
एंड कितना है वैल्यू हम लोग का, इट इज अ 5000. अभी वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है और लेफ्टवर्ड राइटवर्ड. तो राइटवर्ड विल बी पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड विल बी नेगेटिव. सो आई विल पुट 5000. ओके एंड से is it clear? So we have assigned the element type, the material properties, sections, modeling, meshing and the loads. Means the pre-processing part has been finished, right? Sure. What is the next one? Solution. The solution part. So just go to the solution, and here no need to define anything, just you have to solve it. So how to solve? Just go to this solve from current LS. ओके, लोड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं या फिर लोड स्टेप बोलते हैं. ऐसे ओके, द सॉल्यूशन हैज बीन डन. एज आई सेड द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक फेज. सो सॉल्यूशन हैज बीन डन. यहाँ पे लिख के आया है, अगर आपने कोई भी मिस्टेक अगर किया है एट दैट टाइम, आप कितना भी देर बैठो वो आएगा ही नहीं. ओके, एंड अगेन जो भी प्रोसेसिंग है दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. जैसे आपका टाइप ऑफ प्रॉब्लम और साइज ऑफ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम लगता है. समटाइम्स इट विल टेक 10 seconds. अगर कोई हेवी एनालिसिस है इट विल टेक 1 hour 2 hour. एक बार एक था एनालिसिस उसमें 31 hours लगे थे टोटल. जस्ट इमेजिन द थिंग्स. ओके, हम लोग भी करते हैं. कल जगह 24 घंटे के लिए रखा है उसको, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है. एनीवेज, सो सॉल्यूशन इज डन. अगर आपको इसका हिस्ट्री कुछ देखना है, जस्ट यू कैन सी इट इन द आउटपुट वाला विंडो. कितने सेकेंड्स में हुआ, 13 seconds में द सॉल्यूशन इज डन. ओके, तो देखो क्या क्या टाइप्स एंड ऑल दैट है, नोडल कैलकुलेशन कैसे हुआ है, कौन सा एलिमेंट टाइप है एंड ऑल दैट. सो यू कैन सी इट. मेमोरी कितना अलोकेटेड था, ऑल दिस स्टफ्स, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन. ओके, यहाँ पे कोडिंग पार्ट नहीं दिखेगा बिकॉज कोडिंग पार्ट एक्चुअली इट इज इन बैकग्राउंड. सो उसमें भी हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, डोंट वरी. कोडिंग एंड ऑल दैट कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको एडिटिंग करते हैं, हाउ टू राइट डाउन, वो मैं नहीं बता सकता बिकॉज दैट इज अगेन इन कोडिंग पार्ट. एंड वो मतलब उसके लिए लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. ओके, बट जो भी बना है उसमें कैसे छेड़छाड़ करते हैं, ऑल दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन यू. फाइन. Now what is the next step? The solution is done. No need to do anything. Now next is the result. So I'll go to the post processing. Okay. अभी आंसर्स में जब भी रिजल्ट हम लोग को देखना है एट दैट टाइम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंटूर्स देखते हैं. कंटूर्स मतलब क्या होते हैं, कलर फॉर्म में देखते हैं. मतलब अभी जो भी स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाटएवर द डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको कलर फॉर्म में हम लोग देखेंगे ना तो थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल है. अगर मैं खाली वैल्यूज दिखाऊं या फिर ऐसा रीजन दिखाऊं कि यहाँ पे इतना है इतना है, तो उतना नहीं, बट कलर्स कैसा कैची होते हैं. सो दैट हम लोग क्या करते हैं, कंटूर्स के साथ जाते हैं. सो आई विल गो टू द प्लॉट रिजल्ट्स. कंटूर प्लॉट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नोडल सॉल्यूशन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एट द नोड्स. सो आई विल गो विद द नोडल सॉल्यूशन. अगेन वी हैव सो मेनी थिंग्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह जो भी आपको फाइंड आउट करना है. Now I am interested in only DOF. I am not interested in the stress right now. So I'll go with the DOF solution. इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट का x फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट का y, डिस्प्लेसमेंट का z या फिर समेशन. ओके, समेशन मतलब रिजल्टेंट. ओके, नाउ इन दिस केस x एंड रिजल्टेंट बोथ विल बी सेम बिकॉज और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, राइट. और अगर आपको रोटेशन में देखना है तो रोटेशन x y z एज वेल एज उसका रिजल्टेंट भी आप देख सकते हैं. अगर मैंने मोमेंट दिया रहता था तो at that time I'll be see the rotation. Now since it is a force, I'll be dealing with the components only. So I'll go with the displacement vector sum. Then क्या क्या आपको देखना है उसमें, डिफॉर्म शेप ओनली, मतलब जैसे डिफॉर्मेशन हुआ है वही देखना है, या फिर डिफॉर्म शेप विद अनडिफॉर्म मॉडल, मतलब डिफॉर्म शेप तो दिखाएगा एज वेल एज अनडिफॉर्म मॉडल भी वहाँ पे शो करेगा. और शेप विद अनडिफॉर्म एज, खाली एजेस दिखेंगे अनडिफॉर्म वाले. ओके, सो अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो विद बोथ द ऑप्शंस बिकॉज उसमें फिर आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली कितना लाइक चेंजेस हुआ है करके. सो आई विल गो विद दिस ऑप्शन. एंड स्केल फैक्टर इट इज ऑटो कैलकुलेटेड, सो राइट नाउ आई विल कीप इट एज इट इज.
Workbench में I'll discuss about this thing, what is the scale factors and all that, and then I'll say okay, something is wrong. Complicated होगा. हाँ, एक second, something is wrong. Wait. कोर्स दिला ना. Wait a minute. Okay. Okay, fine. तो वहाँ पे there was some problems because of that, वो दिखा नहीं रहा था, but now I can see result viewer में जाके just select the contour plot and यहाँ पे आप plot कर सकते हैं. Now this is the best tool because यहाँ पे आप contour plot देख भी सकते हो, मतलब colors and all that भी देख सकते हैं. At the same time आप query भी कर सकते हो, like हर एक point पे कितना node and क्या है, so वो भी हम लोग पूरा देख सकते हैं, right? So how to do that? Okay. First of all, we'll try to understand this problem का जो solution है, that we'll try to understand. Now blue color shows the minimum value. Obviously जहाँ पे fix support है वहाँ पे क्या हो जाएगा, there will be zero displacement. Okay, so wherever there is a fixed support, obviously there will be a zero displacement. Okay, then अभी ये क्या है, there is a like distribution. अभी अलग अलग colors में वो अलग अलग value का range बता रहा है. The red shows the maximum value. Okay, तो अभी यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, it is 0.004033. अगर इसको मैं proper अगर conversion करता हूँ, so it will be how much, 4.03 into 10 raised to minus 3. Okay, and that is a value for, अभी maximum कहाँ पे आ रहा है, that is at this point. Okay, and ये mid range है, तो मतलब blue color कौन सा दिखा रहा है, then green color कौन सा है, yellow color कौन सा है, so वो हम लोग पूरा यहाँ पे distribution देखते हैं. But normally जब भी कोई भी आंसर्स का रिजल्ट आपको रीड करना है, at that time we are focusing on the minimum value and the maximum value. भी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, अगर आपको स्ट्रेसेस डिफॉर्मेशन अगर देखना है, at that time we are focusing on maximum, whereas factor of safety and all that है तो उसमें हम लोग मिनिमम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. तो नाउ ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि हर एक पॉइंट पे मेरा डिफॉर्मेशन कितना आया है. ओके, सो आई गो विद दिस क्वेरी रिजल्ट. ये वाला नोड था, आई क्लिक ऑन दिस वन. कितना है? इट इज अ 4.03 into 10 raised to minus 3. और ये नोड कौन सा है? U3. द सेम वैल्यू. फाइन. देन द नेक्स्ट वन यहाँ पे how much it is? 1.82 into 10 raised to minus 3. The same one. Verified. Okay, so whatever we have solved with the calculation, the same thing we are getting in the answer section. So now can we believe on this software? Okay, now like we can proceed actually. अभी आप लोग को एक भरोसा आ गया है कि like okay, whatever the calculation is there, यहाँ पे same answer मिल रहा है. Now I can trust on this software. Is it clear? Yes, sir. Okay. So आपण इकडे लोड दिला, तो लोड नाही दिसत आहे. कितना वाला? फोर्स वाला. Actually इतना नहीं मेरा डायरेक्टली.
स्ट्रेस आहे फक्त इथे. नाही डायरेक्ट नाही दिसणार याच्यामध्ये ऍक्च्युली. So is it clear? Same problems that I link with the college. याला Even if we do it. And that for keywords is also. And that's related to maintenance. आन्सर सेम होता. Link with वर्जन कोणता आहे? 18 आहे ना. सांगतो काय आहे. ओके जस्ट एक विल कन्क्लूड द थिंग्स देन लेटर ऑन ओके करते. ओके सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ दुसरा कलर मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दाखवतो ना. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सेंटरला कलर मध्ये नलिफा झाला पाहिजे. डिस्प्लेसमेंट 0 कुठे आहे? डिस्प्लेसमेंट सेंटरला 1.0 आहे बाळा. फोर्स तेवढंच डिस्प्लेसमेंट इकडून पाहिजे ना. नाही ना. elasticity वेगवेगळे वेगळे आहे ना. Okay, so we have started with the APDL. Okay, and APDL is nothing but ANSYS Parametric Design Language. And ये हम लोग ने क्यों start किया था? Because so that the whole FEA procedure will be clear for you. Okay, and पक्का is it clear? Okay, the same thing. पूरा जैसे हम लोग ने each and every step देखा है, the same thing we have followed over here. Okay, and again जैसे मैंने solve किया at that time I am getting the same answer. Fine. So this is all about the basic about the APDL and validation. What I can say. So is it clear? कुछ भी doubt है इसमें?